अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम आज के लेक्चर में। सॉरी काफ़ी दिन बाद 15-20 डेज़ के बाद नया लेक्चर है ये और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि 4 में से 3 लोग जो है इस कंडीशन से सफ़र करते हैं और बड़ी कॉमन कंडीशन है और इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स अबाउट हेमोरॉइड्स जिसको कॉमनली पाइल्स भी कहा जाता है। हेमोरॉइड्स जो हैं वो बेसिकली वेन्स की कंप्रेशन की वजह से होते हैं। यानी जैसे वेरिकोज़ वेन्स होती हैं, जैसे टाँग में वेन्स जो हैं फूल जाती हैं, उसी तरह हेमोरॉइड्स भी जो है वो वेन्स फूल जाती हैं, किसी तरह की भी प्रेशर की वजह से जो है। अच्छा, वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड हार्ट तक लेके आ रही होती हैं। यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जो है वो दिल तक लेके आ रही होती हैं। तो दिल से नीचे वाली वेन्स जो होती हैं वो नीचे से ब्लड हार्ट तक लेके आ रही होती हैं और हार्ट से ऊपर वाली जो वेन्स होती हैं वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ऊपर अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो है वो खून दिल में लेके आ रही होती हैं। तो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखिएगा तो आपको कॉज़ कभी भूलेगा ही नहीं। कभी भी जैसे वाटर फ्लो है, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है और बीच में कोई प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया उस वाटर फ्लो को, तो क्या होगा कि वो नीचे जमा हो वाटर की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ और एक वक़्त आएगा कि वो पाइपलाइन जो है, अगर वो इलास्टिक है तो वो फूलना शुरू हो जाएगी उस जगह पे, जब तक अगर कंटीन्यूअस प्रेशर है वहाँ पर। तो अब क्या होगा कि जब वो फूलना शुरू हो जाएँगी, तो अगर बहुत एक्सट्रीम की हद तक चली गई हैं, तो वो रप्चर भी हो सकती हैं, वो पाइपलाइन फट भी सकती है। तो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा पाइल्स के अंदर है कि जब वेन्स ऊपर की तरफ आ रही होती हैं, अगर उनके रास्ते में कहीं प्रेशर आ गया है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो वेन्स नीचे की तरफ फूलना शुरू हो जाएँगी, ब्लड फ्लो जो है नीचे पूल करना शुरू कर देगा और वो फिर बल्ज होके हेमोरॉइड्स की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। हेमोरॉइड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स जो अंदर ही रहते हैं और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जो एनल ओपनिंग से, यानी जो नीचे मकद की ओपनिंग होती है वहाँ से बाहर की तरफ लटकना शुरू हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उसको एक्सटर्नल हेमोरॉइड कहते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। और जैसे कि मैंने बताया कि 4 में से 3 लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। लाइफ़ टाइम के अंदर कभी न कभी उनको ये प्रॉब्लम होती है। अब इसके जो है कॉज़ेज़ क्या होते हैं? एक्चुअल कॉज़ तो मेडिकल साइंस में नहीं है, इसका कोई एक्चुअल कॉज़ नहीं है, बट पॉसिबल कॉज़ेज़ जो इसके हैं, जिसमें आ जाता है कि स्टूल पास करते हुए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना, ज़्यादा देर तक टॉयलेट की सीट पर बैठना, उसके अलावा ओबेसिटी, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी पाइल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लो फाइब्रस डाइट, जो डाइट में अगर फाइबर्स नहीं ले रहे, तो उनके अंदर पाइल्स बहुत कॉमन होता है। जो ज़्यादा गोश्त वगैरह खाते हैं, रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, उनमें पाइल्स बहुत कॉमन होता है और फाइबर्स की कमी होती है। उसके अलावा जो है, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो हैवी वेट उठाते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, उनके अंदर पाइल्स बहुत कॉमन होता है। प्रेगनेंसी के अंदर पाइल्स बहुत कॉमन होता है। फिर उसके बाद एनल इंटरकोर्स अगर कोई कर रहा है, तो उसमें भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। अब इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? सिम्पटम्स इसके ये होते हैं कि जो एनल ओपनिंग होती है, जो मकद की ओपनिंग होती है, उसके इर्द-गिर्द ख़ारिश रहती है, इचिंग रहती है, इरिटेशन होती है, यानी अजीब-सी फीलिंग आती है, मुस्तकिल ख़ारिश रहती है। फिर पेन होता है और डिस्कम्फ़र्ट होता है, बेचैनी होती है, पेन होना शुरू हो जाता है उस जगह पे। एनल ओपनिंग यानी मकद की जो ओपनिंग है, उसके इर्द-गिर्द स्वेलिंग हो जाती है। फिर उसके बाद पेनलेस ब्लीडिंग भी होती है पाइल्स के अंदर, ठीक है? पेनलेस ब्लीडिंग। अच्छा, इसके एक कॉज़ के अंदर ये भी आ जाता है, अगर किसी को क्रॉनिक डायरिया है, यानी बहुत अरसे से उसको डायरिया चल रहा है, उसको स्टूल जो है नॉर्मल नहीं आता, डायरिया की शक्ल में आता है, या एक आध स्टूल नॉर्मल आ गया लेकिन फिर भी पतले-पतले स्टूल आते हैं, उसको डायरिया के अंदर फ़ोर्सफुली डायरिया पास हो रहा है, या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है अगर किसी को, यानी काफ़ी अरसे से उसको कब्ज़ है, तो उसके अंदर भी जो है हेमराइड्स कॉमन होते हैं। अब कब्ज़ को जो है, आप उसी जो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताया है, एक फैक्ट बताया कि अगर कहीं प्रेशर आ जाए किसी पाइपलाइन के साथ, तो
वो जो है नीचे पूल होना शुरू हो जाता है। अब इसी तरह जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो रेक्टम के अंदर अगर प्रेशर अप्लाई कर रही है साइडों पे वॉल्स के ऊपर, तो वेन्स जो हैं वॉल्स के अंदर से गुजर रही होती हैं और वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, इसलिए जो हेमराइड्स होते हैं उसमें वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें आर्टरीज इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि सुपरफिशियल वेसल्स जो हैं वो वेन्स होती हैं। तो वो प्रेस हो जाती हैं, प्रेशर की वजह से दब जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर बहुत मुश्किल से आ पाता है और नीचे पूल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वेन्स स्वेल होके बाहर आ जाती हैं। उसके बाद पेनलेस, अब वो ये कि जब कॉन्स्टिपेटेड स्टूल वो पास होता है तो वो रगड़ खाता है, वो फ्रिक्शन की वजह से वो जो वेसल के पास से गुजरता है तो वो रप्चर करता हुआ जाता है, उसको फाड़ता हुआ जाता है, तो उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो वो पेनलेस ब्लीडिंग भी होती है, खून आता है या खून के कतरे आना शुरू हो जाते हैं, फ्रेश ब्लड आता है स्टूल के अंदर। फिर उसके बाद प्रोलैप्स हो सकता है इंटरनल हेमराइड्स का, यानी जो अंदरूनी हेमराइड्स हैं वो बाहर की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बोसिस कहते हैं ब्लड क्लॉट बनना, खून जमना शुरू हो जाता है, यानी काफ़ी अरसे से अगर किसी को पाइल्स हैं तो उनके अंदर क्लॉट्स बन सकते हैं, रप्चर हुआ और अंदर क्लॉट बन सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? अब देखें इसमें ब्लड लॉस आ रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर एक अनीमिया आ जाती है। फिर स्ट्रैंगुलेटेड हेमराइड होता है कि अगर वेसल्स जो हैं वो आपस में स्ट्रैंगुलेट कर गई हैं और ब्लड फ्लो जो है एक ही तरफ वन वे हो गया, पीछे की बैकवर्ड प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो स्ट्रैंगुलेशन होगी उसमें वेसल्स की। फिर ब्लड क्लॉट जो मैंने बताया कि थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो ब्लड क्लॉट जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन है कि अगर वो वेन के थ्रू ऊपर की तरफ चली गई है तो वो कहीं पर भी जाके नॉर्मली जो वीनस ब्लड के अंदर क्लॉट्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते, लेकिन अगर क्लॉट ज़्यादा बड़ा है तो वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है कि आगे जाके हार्ट में जाके वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि वेन्स जैसे जैसे ऊपर जाती हैं तो वो फैलती जाती हैं, तो जो है जब वो हार्ट में पहुंचेगा तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन कर सकता है वो। उसके बाद जो है प्रिवेंशन, अब इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? इसमें एक तो आप फाइब्रस डाइट खाना शुरू करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना शुरू करें, रेड मीट थोड़ा-सा कट ऑफ करें अपनी डाइट से और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें और होल ग्रेन्स जो होते हैं जैसे दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें खाएँ ताकि फाइब्रस डाइट आपको मिले, तो उसमें जो है स्टूल का बल्क बनेगा और स्टूल नॉर्मल होना शुरू होगा। दूसरी बात, स्टूल पास करते हुए प्रेशर मत अप्लाई करें खुद से, जो एक नॉर्मल प्रेशर है स्टूल पास होने का वो काफ़ी है। खुद से प्रेशर मत अप्लाई करें, उससे ये हो सकता है कि इंटरनल हेमरेज जो हैं वो एक्सटर्नल आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखें। जैसे ही स्टूल की अर्ज हो फ़ौरन वॉशरूम जाएँ, ज़्यादा देर तक टॉयलेट की सीट पर ना बैठें और रेगुलर एक्सरसाइज रखें अपने रूटीन में। अब एक्सरसाइज में एक वेट लिफ्टिंग है जो इसके कॉजेज़ में आ जाती है। इसमें एक्सरसाइज जो कही जा रही है वो है रनिंग करें या आप वॉक रखें अपनी रूटीन के अंदर। तो उसमें ये होता है कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, मेंटेन रहता है, एक बैलेंस मेंटेन रहता है, तो उसमें ये स्टूल जो है नॉर्मल आता है। और ज़्यादा देर, अच्छा, जो ज़्यादा देर तक ऑफ़िस में काम करते हैं, जिनके लॉन्ग आवर्स होते हैं, उनके अंदर एक हैबिट होती है, एक स्टूल आ रहा है तो वो रोक के बैठे रहते हैं, तो रोकें बिल्कुल नहीं। और ज़्यादातर, और क्योंकि जो लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं जिनके चेयर पे बैठने के, उनमें भी पाइल्स बहुत कॉमन होता है। डायग्नोसिस इसका किस तरह किया जाता है? एक डिजिटल एग्ज़ामिनेशन कि आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको फ़ील होगा कि पाइल्स हैं, हेमरॉइड्स हैं। फिर विजुअली एग्ज़ामिनेशन कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो विजुअली देख के आपको बताएगा। फिर एक प्रोसीजर होता है प्रोक्टोएनोग्राफी, प्रोक्टोएनोस्कोपी, सॉरी, ग्राफी हो गया, प्रोक्टोएनोस्कोपी, जो प्रोक्टोस्कोप से जो है चेक करते हैं एनल कैनाल के अंदर जो है हेमरॉइड्स, इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स तो वैसे विजुअली पता चल जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी रेमेडीज़ के ऊपर, क्योंकि होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली रेमेडी आती है वो नेगंडियम अमेरिकाना। नेगंडियम अमेरिकाना क्यू के अंदर अगर यूज़ करेंगे तो वो डेली बेसिस पे जो पेन होता है उसको कंट्रोल रखती है, उस पेन के अंदर रिलीफ देती है ये। उसके बाद जो और रेमेडीज़ हैं उसमें आ जाती है एस्कुलस हिप आती है। एस्कुलस हिप के अगर उसमें जैसे लकड़ी का तिनका से चुभ रहा है एनल कैनाल के अंदर, अगर इस तरह का पेन हो तो वो इसमें बहुत अच्छी होती है।
कोलिनसोनिया नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल्स के अंदर जो होती है, कोलिनसोनिया बहुत अच्छा काम करती है। हेमामिलिस, अगर ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स हैं तो हेमामिलिस भी बहुत अच्छा काम करती है। एलोसोकेट्रिना, अगर हेमोरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स या इंटरनल हेमोरॉइड्स बाहर प्रोलैप्स करके इस तरह की शक्ल ले लें जैसे अंगूरों का गुच्छा हो, यानी ग्रेप्स का एक क्लस्टर हो, उस तरह की अगर शक्ल ले लें, कि एक पिक डायग्राम अभी आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, इस तरह की अगर शक्ल ले लें तो उसमें एलोसोकेट्रिना की आइडियल जो सिम्पटम है, उसमें बाकायदा ये मेंशन है कि ग्रेप लाइक हेमोरॉइड्स होते हैं। तो एलोसोकेट्रिना बहुत अच्छी रेमेडी है। नक्सवामी का बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके बाद सल्फ़र बहुत अच्छी रेमेडी है। और कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी रेमेडी है इसमें। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको डोजेस के बारे में पता करना है या इनकी पोटेंसीज के बारे में पता करना है, यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे जो है मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, उस पर मैसेज कर सकते हैं। और आज का लेक्चर जो है यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा शॉर्ट रखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है आप रिकमेंडेशन दीजिए। और ये लेक्चर जो है ये मिसेस अनीला रफ़ाकत ने रिक्वेस्ट की थी, और उनकी रिक्वेस्ट पर है। और वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये, जो ऑलमोस्ट 85% लोगों को लाइफ टाइम में एक दफ़ा ये कंडीशन रहती है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली मेरे लेक्चर को शेयर किया कीजिए, इस पे कमेंट किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।